हाँ, आज हम आप अध्ययन करने जा रहे हैं नई विश्व व्यवस्था। हम आप देखें कि 90 के दशक के बाद जो विश्व व्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा बदलाव होता है। 90 के दशक के बाद साम्यवाद का अवसान होता है। साथ ही साथ जो दो ध्रुवीय विश्व था वो एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो जाता है। और साथ ही साथ हम आप देखें कि अगर हम 20वीं शताब्दी पर दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि 20वीं शताब्दी में तीन प्रमुख घटनाओं ने समस्त विश्व को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। पहली घटना थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 के बीच में हुआ। यहाँ पर लीग ऑफ नेशन था, यानी राष्ट्र संघ था, जो कि प्रभावी साबित नहीं हुआ। इसके बाद आप देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 तक हुआ। और इसके बाद आप देखें 90 के दशक में 1991 में सोवियत संघ का पराभव अथवा विघटन हो गया। तो यहाँ आप देखिए 20वीं शताब्दी के बाद और ये 1990-91 में हम आप देखते हैं कि एक नई विश्व व्यवस्था का आगाज यानी शुरुआत हो जाती है। तो ये जो नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत के साथ ही दो पुस्तकें बहुत ही चर्चा में आ जाती हैं। फ्रांसिस फुकुयामा, जो कि अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े रहे बहुत बड़े विद्वान हैं, इनका एक जो शोध पत्र है वो आया इतिहास का अंत यानी एंड ऑफ हिस्ट्री, जो कि बहुत ही चर्चा में रहा। इसके बाद एक दूसरे विद्वान हैं जिन्होंने नई विश्व व्यवस्था के बारे में लिखा, जिनका नाम है सैमुअल हंटिंगटन। इन्होंने द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने ये दिखलाया कि जो नई विश्व व्यवस्था है इसका जो मेन फीचर है वो है सभ्यताओं का संघर्ष। इन्होंने ये दिखाया कि अब देश नहीं झगड़ेंगे बल्कि देशों में खासकर सभ्यताओं की लड़ाई होगी। और हम देख रहे हैं वर्तमान समय में कि जिस प्रकार से पश्चिम एशिया में बाकायदे यहूदी धर्म का प्रतिनिधित्व इजराइल कर रहा है और जो फिलिस्तीन है वहाँ इस्लामिक वर्ल्ड है। तो दुनिया में हम देख रहे हैं धर्म क्लैश कर रहे हैं। यहाँ आप देखें अपने भारत में बाकायदे हिंदू मुस्लिम वाली जो राजनीति चल रही है, तो इससे बहुत कुछ लगता है कि सैमुअल हंटिंगटन ने जो दिखलाया कि द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस ये 21वीं शताब्दी की प्रमुख घटना रहेगी और ये विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो नई विश्व व्यवस्था है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसकी घोषणा जॉर्ज बुश जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जब 1991 में इन्होंने खाड़ी युद्ध में विजय हासिल कर ली, तो उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि हम पूरी दुनिया में एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत करने जा रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो इस नई विश्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, मेन फीचर्स क्या हैं? तो यहाँ हम आप देखें कि पहली जो विशेषता है वो है भूमंडलीकरण। कि नई विश्व व्यवस्था में हम पाते हैं कि ये भूमंडलीकरण की शुरुआत हो गई है ना। 1995 में WTO का गठन हुआ और WTO के गठन के साथ ही आप देखें कि दुनिया के जो बहुत सारे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे, इन्होंने मिल करके WTO की देखरेख में बाकायदे भूमंडलीकरण की शुरुआत हो गई। भूमंडलीकरण से अभिप्राय क्या है कि दुनिया में दो चीज़ों का भूमंडलीकरण हुआ है, एक तो व्यापार का, वस्तुओं का, और दूसरा है सेवाओं का। आज हम आप देखें कि दुनिया के किसी भी देश में हम अपनी सेवाएं दे सकते हैं और इसके अलावा दुनिया की किसी भी वस्तु को किसी भी देश में हासिल कर सकते हैं। तो ये भूमंडलीकरण की शुरुआत ये नई विश्व व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। इसी भूमंडलीकरण के लिए जरूरी था दुनिया के देशों का उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण। तो आप देखें उदारीकरण से अभिप्राय है कि जो मार्केट है और मार्केट में जो कानून व्यवस्था, सरकारों के बहुत सारे जो प्रतिबंध थे, उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया है और बाकायदे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए मार्केट को खोल दिया गया। इसके अलावा हम आप देखें कि नई विश्व व्यवस्था का एक दूसरा फीचर है बाजारों उन्मुख अर्थव्यवस्था।
अब अर्थव्यवस्था का निर्धारण बाजार कर रहा है, बाजार के अनुसार सरकारें नीतियां बना रही हैं। और आप देखें इसमें हम पा रहे हैं कि निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर को हतोत्साहित किया जा रहा है। तो ये बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था है जहां प्रत्येक चीज बाजार के द्वारा निर्धारित हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें आप देखें बहुत जबरदस्त बोर्ड वाला है कि इस समय वी आर लिविंग इन इंफॉर्मेशन एरा, और सूचना के बगैर हम रह नहीं सकते। इस समय आपका एग्जाम आने वाला है, और अगर हम इंटरनेट के बगैर अगर चाहें कि हम पूरे अपने अध्ययन को कंप्लीट कर लें, तो कितने भी लेक्चर हो जाएं वो इम्पॉसिबल रहेगा, आपको इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस सूचना प्रौद्योगिकी से हमें समझना है कि इस समय एक समय था जब पहली बार वायरलेस का आविष्कार हुआ, टेलीविज़न का आविष्कार हुआ। इस समय आप देखें सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वायरलेस से लेकर के ना जाने कितनी सारी, खास करके जो इंटरनेट है इसने एक बहुत जबरदस्त क्रांति कर दी है, और सारे जितने भी उद्योग धंधे व्यापार बिजनेस वो सब आप देखें इंफॉर्मेशन पर टिका हुआ है। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी है, और आप देखें दुनिया में जिसे शासन करना है उसको सूचनाओं पे कमांड करना होगा। अगर इंफॉर्मेशन पर आपका कंट्रोल नहीं है तो इवन जो पॉलिटिकल पार्टी देश के अंदर है वो भी इलेक्शन नहीं जीत पा रही है। तो यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी पर पश्चिम के कुछ मीडिया हाउसेज का कंट्रोल है, और हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं बहुत कुछ सूचनाएं वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। तो आप देखें जिसे वर्ल्ड पर राज करना है उसे सूचना पर राज करना होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो नई विश्व व्यवस्था है इसकी एक विशेषता ये भी है कि 90 के दशक के बाद दुनिया यूनिपोलर हो गई, अमेरिका की सूबेदारी और दादागिरी चलने लगी, और आप देखें दुनिया की जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं का निर्धारण और उनका निराकरण अमेरिका के द्वारा किया जाने लगा, ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो यहाँ अमेरिका की दादागिरी हम लोग देखते हैं, सूबेदारी देखते हैं, जिस तरह उसने खाड़ी युद्ध में इराक पर वन साइडेड एक संप्रभु राष्ट्र को खत्म किया और उस पर कंट्रोल किया। और बहुत सारी घटनाओं में हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि दुनिया में दूसरी कोई बड़ी ताकत नहीं है। लेकिन हम ये भी देखते हैं नई विश्व व्यवस्था के अंतर्गत कि बहुत कुछ सत्ता के और शक्ति के अन्य केंद्र भी उभर रहे हैं, यानी बहुध्रुवी विश्व जो है व्यवस्था की ओर झुकाव है। इस समय चाइना को आप इग्नोर नहीं कर सकते, हमारे देश भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता, यानी पता लगा जो भी एटॉमिक पावर से लेस कंट्रीज हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते, और वो बाकायदे अमेरिका की आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं। इस समय हम देखते हैं कि जिस तरह से शीत युद्ध पहले चल रहा था, सोवियत संघ के पराभव के बाद सोवियत संघ न्यूट्रल हो गया था, लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि रूस पुनः जो है उदीयमान हो रहा है, और वो बाकायदे अमेरिका से टकराव की स्थिति में है। चाहे पश्चिम एशिया हो, जिस तरह रसिया इंटरफियर कर रहा है, तो लग रहा है कि दुनिया अब बाइपोलर तो नहीं लेकिन बहुध्रुवी यानी मल्टीपोलरिज्म की ओर जा रही है। सांस्कृतिक विश्व व्यवस्था बनती जा रही है। आप देखें कि इस समय जहां आर्थिक युद्ध चल रहा है वहीं सांस्कृतिक कल्चरल जो है वॉर भी चल रहा है। कुछ ही देशों की कल्चर जो है वो सरवाइव कर रही है। अगर हम आप देखें कि इस्लामिक कल्चर, इस्लाम बहुत कुछ जो है कन्फ्रंटेशन कर रहा है वेस्ट से, इसलिए वो टारगेटेड भी ज़्यादा है। हम देखते हैं कि दाढ़ी रखने वाले लोग काफ़ी दिख रहे हैं, लेकिन चोटी रखने वाले लोग काफ़ी गायब हो रहे हैं। वजह चूँकि अब अगर हम बड़ा तिलक, बड़ी दाढ़ी रख कर के चल रहे हैं, तो जो वेस्टर्न मीडिया है उसने इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार कर दिया है कि अब ये सारी चीज़ें पिछड़ेपन की प्रतीक बन गई हैं। इसको हम क्या कहेंगे कि संस्कृति पर इन्होंने कंट्रोल कर लिया। फैशन आप देखें वेस्ट के हिसाब से डिसाइड हो रहा है, जीन्स हुआ, टी शर्ट हुआ, ये पूरा हम आप देखें कि इस समय ये वेस्ट की देन है और इसी को अपनाया जा रहा है। हमारा जो पंजा धोती था, लंबा कुर्ता था,
दीज ऑल ये जब कभी नजर आते हैं, लेकिन बहुत कुछ गायब हो गया। अब अगर आप अमेरिकन सिस्टम के अनुसार काम कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम हो, इवन काम खाना खाने का सिस्टम, बफे सिस्टम को यू कांट इग्नोर, है ना, बारातें लौट जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये पता लगा कि जो विश्व व्यवस्था है वो संस्कृति के आधार पर डिसाइड हो रही है, और उस संस्कृति, उस कल्चर पर कब्जा किसका है? वेस्ट का, अमेरिका का कब्जा हो रहा है। तो ये नई विश्व व्यवस्था का ये भी एक फीचर है। नेक्स्ट आप देखें WTO। WTO ने बहुत ही समझदारी के साथ, पहले गैट हुआ करता था 1948 तक, 1 जनवरी 1995 में ये WTO अस्तित्व में आया, और इसने 28 जो मेन शर्तें हैं विश्व व्यापार वाली, उनको लेकर इस समय WTO की बातों को पूरी दुनिया मानती है, और उसी हिसाब से दुनिया के तमाम बाजार, मार्केट वो ओपन हो रहे हैं और उदारीकृत हो रहे हैं, है ना। तो आप देखें WTO की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोई भी देश किसी भी देश की वस्तुओं को अपने देश में आने से रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ कंट्रोलिंग पावर WTO की है। नेक्स्ट आप देखें, इस नए मुद्दे बहुत सारे इस नई विश्व व्यवस्था में देखे जा रहे हैं। पुरानी विश्व व्यवस्था थी, उसमें आप देखें सैन्य संगठनों का अस्तित्व था, शीत युद्ध पर हम चर्चा करते थे। लेकिन आज नए मुद्दे जो है उभर कर आ रहे हैं, मानव अधिकार पर चर्चा हो रही है, पर्यावरण संकट, पर्यावरण को कैसे शुद्धिकरण किया जाए, इन पर चर्चा हो रही है। लिंगी मुद्दे, अब आप देखें बहुत समय तक पुरुष समाज ने अत्याचार किया महिलाओं पर, बट अब महिलाएं जो है सचेत हो गई हैं। तो ये जो लिंगी मुद्दे हैं, जेंडर इश्यूज हैं, ये भी सामने आ रहे हैं। सती प्रथा का पलायन हो गया है। इसके अलावा आप देखें विश्व व्यापार पर चर्चा हो रही है। नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग हो रही है। उत्तर दक्षिण संवाद हो रहा है, वहीं साथ साथ दक्षिण दक्षिण संवाद हो रहा है। उत्तर दक्षिण संवाद के अंतर्गत विकसित और विकासशील देश ये जहां भी मिल रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि विश्व व्यापार में उनकी भी सही हिस्सेदारी होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखें, नियो पर भी चर्चा हो रही है, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के ऊपर। इधर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है, नए मुद्दे के बाद आर्थिक कारकों की प्रभावी भूमिका। एक समय आप देखें राजनीतिक उपनिवेशवाद था और राजनीतिक साम्राज्यवाद हुआ करता था। वर्तमान समय में आर्थिक कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दुनिया के देशों को दूसरे देशों पर शासन करने के लिए अब फौज फाटा भेजने की जरूरत नहीं है। अब जरूरत यह है कि बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें दुनिया के दूसरे देशों में भेजा जाए और उनके द्वारा जो है व्यापार करके अधिक से अधिक पैसा उस देश से खींच करके अपने देश में लाया जाए। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में दुनिया के अमेरिकन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ज्यादातर उत्पादों का हम प्रयोग कर रहे हैं, कार से लेकर के और अपने दैनिक जीवन में भी उसका प्रयोग कर रहे हैं। हमारी सुबह की शुरुआत कॉलगेट मंजन से होती है, लक्स साबुन, लिरिल साबुन से होती है। ये सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट हैं, है ना। सुंदरता का राज फेयर एंड लवली, वो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। तो इस तरह से आप देखें कि आर्थिक कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम जितने ज्यादा दुनिया के देशों के साथ आर्थिक एग्रीमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा तरक्की करेंगे। अब फौजों की जगह हमें मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। आप देखें संयुक्त राष्ट्र संघ की निरंतर अनदेखी हो रही है। पश्चिम एशिया में हम देख रहे हैं इजराइल किस तरह से महिलाओं पर, बच्चों पर अटैक कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बोलते हैं कि भाई ये बहुत ही अन्यायपूर्ण घटना है, यहाँ पर इजराइल को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन इजरायली राष्ट्रपति कहता है कि हम सबक सिखा देंगे यूएनओ को। तो इस तरह से आप देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक तरह का भोंपू सा साबित हुआ है और इसकी अनदेखी इसलिए की जा रही है क्योंकि इस पर लगभग कंट्रोल अमेरिका का और कुछ ही देशों का है। क्योंकि इसकी जो भी खर्चे हैं उसमें हिस्सेदारी अमेरिका की और तमाम विकसित देशों की ज़्यादा है, इसलिए उन्हीं की ढपली बजाने का काम ये यूएनओ करता है।
तो इस तरह से आप देखिए कि अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था को मेंटेन करने में ये संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूट्रल साबित हुआ है। नेक्स्ट हम आप देखते हैं कि इसके बाद जो नई विश्व व्यवस्था है इसमें हमें समझना होगा कि अमेरिका की चौधराहट बहुत ज्यादा है ना। अभी हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जब फिलिस्तीन ने कहा कि हमें भी जो है सदस्यता चाहिए, हमें सदस्यता दी जानी चाहिए, तो वहां अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया। अगर इजराइल को मान्यता दी जा रही है एज ए मेंबर, तो वहां पर बाकायदे फिलिस्तीन को भी मान्यता दी जानी चाहिए थी। तो इस तरह से आप देखें, और मानव अधिकारों को लेकर हम जिस तरह से देखते हैं कि मानव अधिकारों का सबसे बड़ा प्रवक्ता अमेरिका है, लेकिन आफ्टर ऑल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फिलिस्तीन में किस तरह से आप देखें कि ज़्यादातर लोगों को गाजा में बराबर अटैक किए गए और करीबन 25 से 30 लाख लोगों को समुद्र के किनारे पहुंचा दिया गया। अब इजराइल बोल रहा है कि हम उन बच्चों, औरतों, महिलाएं और जो भी है उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करेंगे। दुनिया में जो और देश हैं उसके निकटवर्ती, वो लोग उन्हें एज ए सिटीजन लेने के लिए तैयार हैं। तो अब बताइए, सीधे सीधे बम गिरेंगे, वो लोग मारे जाएंगे, या हम अपने को उनकी स्थिति में रख सकते हैं? तो इस तरह का अन्याय अमेरिका देख रहा है ना। और अभी उसने कई बिलियन की सहायता इजराइल को दी है, किसके लिए? कि आप और बम्बार्डमेंट करें। तो इन दैट केस हम देखते हैं कि जो हंटिंगटन पर लौट करके चलते हैं कि जो सैमुअल हंटिंगटन ने कहा था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होगा, तो यहाँ हमें बहुत कुछ लगता है कि सभ्यताएं आपस में झगड़ रही हैं। तो आज इतना ही हम लोग देखते हैं कि इसमें जो भी फीचर्स हैं नई विश्व व्यवस्था के, इनको हम याद रखेंगे और साथ ही साथ इन 2 पुस्तकों के नाम भी याद रखेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे।